हेलो नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास चल रही थी। कुछ से 7 दिन किसी सेकेंड ग्रेड एग्जाम की वजह से हम क्लास नहीं ले पाए, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। विद्यार्थियों, आज हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल पर वही जो ह्यूमन सिस्टम का एक ग्लैंड्स ग्रंथियों के बारे में टॉपिक चल रहा था, उसका पार्ट दूसरा होगा। लेकिन विद्यार्थियों, उस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को विद्यार्थियों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हर वीडियो को आप लाइक कीजिए। और विद्यार्थियों, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमेशा इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी सूचना प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए आप इस तरफ एक बेल आइकन है, घंटा है, वो हमेशा दबा दीजिए ताकि जो भी हमारा वीडियो या इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको जल्द से जल्द आपकी स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों, हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल पर RBSE राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम और सेंट्रल बोर्ड एग्ज़ाम, सीनियर एग्ज़ाम के बोर्ड के सिलेबस को करवाया जाता है, जिसमें लगभग आपके 10वीं की साइंस और 12th बायोलॉजी, और हम कुछ ही दिनों के बाद आने वाले दिनों में हम BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्टडी करवाएंगे। तो आप अपने दोस्तों, अपने भाइयों या तमाम आपके जान पहचान के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इस YouTube चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े। आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से हम प्रत्येक दिन क्लास ले पाएंगे विद्यार्थियों। और हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मजबूत बनाएं। और आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो पार्ट्स 2, और उसमें हमारी रहेगी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, हमारे इस अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने बात की थी, 2 ग्रंथियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। एक था हाइपोथैलेमस और दूसरी थी पीनियल ग्रंथि। तो विद्यार्थियों, तीसरी जो मस्तिष्क की ग्रंथियां हैं वो पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की जो हमारी ग्रंथि रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, समझना, बहुत ही अच्छी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि भी। विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो सबसे पहला हम इसको, ये भी क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो विद्यार्थियों बात आती है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो विद्यार्थियों याद रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। अब विद्यार्थियों, ये ग्रंथि स्थित कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, वो कहाँ पर स्थित होती है? तो विद्यार्थियों याद रखना कि मानव की जो कपाल, जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी के अंदर स्फिनोइड अस्थि के अंदर एक गरत होता है और उस गरत का नाम है सेलेटर्सिका अस्थि गुहा होती है, उसमें ये स्थित होती है। तो हम कह सकते हैं कि मानव का जो कपाल है, कपाल की स्फिनोइड ग्रंथि, सॉरी अस्थि, ठीक है ना, स्फिनोइड अस्थि के गरत, जिसको बोलते हैं अस्थि गुहा, क्या बोल सकते हैं? अस्थि गुहा, गरत सेलाटर्सिका, गरत का नाम क्या है? सेलाटर्सिका में स्थित होती है।
याद रखना विद्यार्थियों, कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि बताइए ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये कहाँ पर होती है, तो हमेशा याद रखना कपाल के अंदर एक स्फिनोइड अस्थि या हड्डी होती है, उसका एक ग्रंथ जो गुहा होती है उस सेल तर्शिका के अंदर ये स्थित होती है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसकी यदि ग्रंथि की बात करें तो इसका आकार क्या होगा और रंग क्या होगा, आकार व रंग। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका आकार होता है मटर के दाने के समान, मटर दाने के समान, मटर का जो दाना होता है उस समान ये आकार होता है। किस रंग की होती है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना ये गुलाबी रंग की होती है। किस रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है। अब यदि इसका व्यास देखा जाए, व्यास व भार, ये जो ग्रंथि होती है इसका व्यास कितना होता है, जो गोल होती है उसका व्यास कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 1.3 सेंटीमीटर का व्यास होता है और इसका जो भार होता है, वेट होता है, वो होता है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम इसका भार होता है। लेकिन विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना कि ये जो ग्रंथियां होती है, ये जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को हम कह सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये बड़ी ग्रंथि होती है, महिलाओं में बड़ी ग्रंथि होती है। याद रखना विद्यार्थियों कि जो पुरुष की अपेक्षा महिलाएं होती है उसमें इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ये बड़ी पाई जाती है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो ग्रंथि होती है ये ग्रंथि काम क्या करती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना इस ग्रंथि का मुख्य कार्य जो होगा, एक तो ये खुद का हार्मोन स्रावित करती है, पिट्यूट हार्मोन स्रावित करती है, दूसरा अन्य जो अंतस्रावी ग्रंथियों के जो श्रवण है उसको नियंत्रण करती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तो पीयूष ग्रंथि अपना हार्मोन स्रावित करती है और दूसरा अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों के श्रावण, या फिर हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जो वृद्धि करने वाले हार्मोन्स वृद्धि, या फिर हम कह सकते हैं कि लैंगिक विकास, या फिर हम कह सकते हैं कि शरीर में अनेक अंतस्रावी हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। ठीक है ना, अंतस्रावी हार्मोन्स को क्या करती है, नियंत्रित करती है। इसलिए ध्यान देना विद्यार्थियों, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि होती है इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड्स। तो हम क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपकी पीयूष ग्रंथि कौन सी होती है, मास्टर ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों इस मास्टर ग्रंथि को भी कंट्रोल करने वाली ग्रंथि आपको मैंने पढ़ाई थी, हाइपोथैलेमस। कौन सी, हाइपोथैलेमस। ये जो ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि एक तो मास्टर ग्रंथि होती है और दूसरी आपकी होती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस पीयूष ग्रंथि के दौरान जो अनेक प्रकार के अंतस्रावी हार्मोन्स होते हैं उसका किस प्रकार नियंत्रण होता है, तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्रेरक, दूसरा होता है मोचक। ठीक है ना, कि एक तो ये हार्मोन को श्रवण अधिक करती है, दूसरा हार्मोन का क्या करती है, कम श्रवण करती है। कौन कौन से हार्मोन का श्रवण करती है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रेरित हार्मोन्स
इस ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स प्रेरित होते हैं, तो उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हार्मोन्स की बात करते हैं तो वो सबसे पहला आपका हार्मोन है जीएच, या फिर हम कह सकते हैं एसटीएम। ये दो हार्मोन्स होते हैं। जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, या फिर जीएस एसटीएम का होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, सोमेटोट्रोपिक्स हार्मोन्स, ये हार्मोन्स होते हैं। पहला हार्मोन्स होता है, इसको हम हिंदी में यदि इसकी नाम देना चाहते हैं तो इसको लिखते हैं वृद्धि हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन्स, ठीक है ना। या फिर इसको हम कह सकते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। अब ध्यान देना विद्यार्थियों कि ये जो वृद्धि हार्मोन्स या सोमेट्रोपिक्स हार्मोन्स होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः ये हार्मोन्स वृद्धि में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? वृद्धि में सहायक होते हैं। जो मनुष्य के शरीर की जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि के अंदर, ग्रोथ के अंदर सहायक होते हैं। और उस वृद्धि हार्मोन को प्रेरण करने वाले कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो आपका जीएच हार्मोन्स है या सोमेटोपिक्स हार्मोन है, ये टू टाइप्स के, मतलब इसमें एक हाइपोसेक्रिन भी होता है, हाइपरसेक्रिन भी होता है। कहने का मतलब है कि अल्पस्रावन भी होता है, अल्पस्रावन भी होता है, और दूसरा आपका अतिश्रवण भी होता है। अल्पस्रावन और अतिश्रवण। अल्पस्रावन को हम बोल सकते हैं हाइपोसेक्रेशन, और इसको बोल सकते हैं हाइपर सेक्रेशन। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं या सोमेट्रोपिक्स हार्मोन होते हैं, तो ध्यान देना कि विद्यार्थियों इसके अंदर यदि हम बच्चों की बात करें, बच्चों में ये हार्मोन्स अल्पस्रावन होता है। क्या होता है? अल्पस्रावन होता है। तो ऐसे बच्चों को हम बोलेंगे बोनापन। क्या बोलेंगे? बोनापन, ठीक है ना, बोनापन। या इस बोनेपन को हम बोल सकते हैं मिजेटस, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि यदि सोमेटोट्रोपिक्स हार्मोन्स का बच्चों के अंदर इसका श्रवण कम होता है, तो उस बच्चे का जो कह सकते हैं लंबाई होती है, वो बोनेपन, वो मतलब बोना हो जाता है, छोटा रहता है। और ऐसे रोग को मिजेटस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि यदि ये वयस्क व्यक्तियों में होता है, वयस्क में यदि अल्पस्रावन होता है, तो वयस्क में अल्पस्रावन होता है, तो इसमें साइमंड रोग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सीमंड भी बोल सकते हैं, सीमंड रोग, सीमंड, या इसको बोलते हैं साइमंड रोग। कौन सा रोग? साइमंड रोग। साइमंड रोग क्या होता है कि व्यक्ति नपुंसक बांझ हो जाता है, नपुंसक और बांझ हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति पतला होता है। इसका लक्षण क्या होते हैं? व्यक्ति पतले, और उसका जो उम्र के हिसाब से वो एक बूढ़ापन आता है, या उसमें बूढ़ापन दिखता है। वयस्क व्यक्ति वृद्ध दिखाई देता है, बूढ़ा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? बूढ़ापन दिखाई देता है। तो याद रखना विद्यार्थियों, अल्पस्रावन के कारण बच्चों के अंदर ये हार्मोन्स होता है, तो बोनापन या मिजेटस रोग होता है। ऐसे रोग जिसमें बच्चे की जो लंबाई होती है वो छोटी हो जाती है, कम रहती है। और दूसरा वयस्कों में यदि अल्पस्रावन होगा तो सीमंड या साइमंड रोग, जो नपुंसक और बाज, जिसके अंदर हड्डियां पतली होती है, और दूसरा वयस्क आदमी दिखने में बूढ़ा दिखाई देगा। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि यदि अतिश्रवण होता है, यदि अतिश्रवण, इस हार्मोन्स का क्या होता है? अतिश्रवण
जिसको बोलते हैं हाइपर सेक्रेशन, ठीक है ना। हाइपर सेक्रेशन यदि अतिश्रवण होता है तो क्या होता है, तो विद्यार्थी ध्यान देना कि बच्चे या किशोर अवस्था या बाल्य अवस्था में, यदि हम कह सकते हैं किशोरावस्था, ठीक है ना, किशोर अवस्था, या इसको हम बोल सकते हैं बाल्य अवस्था में यदि इस हार्मोन का अतिश्रवण होता है, इसका क्या होता है, अतिश्रवण होता है, तो याद रखना कि उसके अंदर जो होगा वो महाकायता का मतलब है कि उसका शरीर मोटा हो जाता है, बच्चा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है ना। और उसका शरीर कैसे होता है, सामान्य विकास से अंगों की वृद्धि अधिक होना, क्या होना, अधिक होना। इस कारण वो बच्चा कैसा दिखाई देगा, भीमकाय, उसका शरीर कैसा दिखाई देगा, भीमकाय, या कहने का मतलब है कि वो बहुत मोटा दिखाई देगा, शरीर उसका भीम मतलब एक हाथी के समान दिखाई देगा। तो ये बच्चों के अंदर जिसको महाकायता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाकायता बोलते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं गायनिटिज्म, ठीक है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि यही जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स या सोमेटोपिन हार्मोन्स यदि वयस्कों का मतलब है कि एक पुरुष जो युवा अवस्था में होता है, उसके अंदर वयस्कों में यदि अतिश्रवण होता है, तो याद रखना कि उस रोग को हम एक्रोमिगेली कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक्रोमिगेली, ठीक है ना। ये एक्रोमिगेली का मतलब होता है अतिकायिता, ठीक है ना। और विद्यार्थियों ध्यान देना, इसका लक्षण क्या होगा, इसका लक्षण होगा कि उसकी एक तो लंबाई होती है, लंबाई बढ़ जाती है, लगभग वो 7 फुट के आसपास लंबा हो जाता है, 7 फुट के आसपास लंबा हो जाता है। और उसकी अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां, पैर की अंगुलियां भी लंबी होती है। और रही बात विद्यार्थियों ध्यान देना कि वो दिखाई कैसे देता है, गोरिल्ला होता है ना एक जानवर, गोरिल्ला के समान दिखाई देता है, उसका जो शरीर है वो गोरिल्ला के टाइप दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये आपके सोमेटोपिक्स हार्मोन वयस्कों के अंदर यदि अतिश्रवण होता है तो एक्रोमिगेली या अतिकायिता रोग होता है जिसमें लंबाई बढ़ जाती है, व्यक्ति लंबा हो जाता है और हाथों पैरों की अंगुलियां भी लंबी हो जाती है और उसको दिखने में वो गोरिल्ले के समान दिखाई देगा। तो ये तो आपका था ग्रोथ हार्मोन्स या सोमेटोपिक हार्मोन्स। अब यदि बात करते हैं विद्यार्थियों दूसरे हार्मोन्स की कि उसमें से कौन सा दूसरा हार्मोन्स होता है, तो दूसरा आपका हार्मोन्स होता है TSH, जिसको बोलते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन्स। थायराइड प्रेरक हार्मोन्स को हम बोल सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। या इसको हम बोल सकते हैं थायराइड, ठीक है ना। थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ये थायराइड प्रेरक हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जो पीयूष ग्रंथि होती है उसमें से कौन सा हार्मोन का स्रावन करती है, तो हम लिख सकते हैं कि इसमें से जो स्रावन होने वाला हार्मोन होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा। कौन सा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या काम करता है, तो याद रखना थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और उसको
प्रेरित करने का काम किसका होता है? टीएस हार्मोन्स का होता है, टीएसएच का हार्मोन्स का कार्य होता है। अब यदि इसके बाद तीसरे की बात करें तो तीसरा एक आपका आता है एसीटीएच, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं एडिनो कार्टी को ट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि ये जो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक्स हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं? तो इसमें से जो एक हार्मोन्स निकलने वाला होता है वो पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। कौन सा होता है? पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड्स हार्मोन्स, ये जो पेप्टाइड्स हार्मोन्स होता है, ये पेप्टाइड हार्मोन्स आपके एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि से श्रावण हार्मोन्स को क्या करती है? प्रेरक करती है, हार्मोन्स का प्रेरित करती है। याद रखना, ये जो एक पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, जो पेप्टाइड हार्मोन्स का श्रवण करते हैं, और ये पेप्टाइड हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि होती है, और उस ग्रंथि से जो श्रवण होने वाला हार्मोन्स है एड्रिनलिन हार्मोन्स, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, और उसमें से जो संकट मोचक की आपातकालीन हार्मोन्स होते हैं उसको प्रेरित करने का कार्य करते हैं। अब यदि बात करते हैं अगले स्टेप की, तो चौथा आपका होता है वो होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जीटीएच। तो विद्यार्थियों याद रखना, ठीक है ना, ये गोनेडोट्रोपिक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? जो एक जनन संबंधित होते हैं। तो हम बात करते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक्स हार्मोन्स, ये गोनेडोट्रोपिक्स हार्मोन क्या काम करते हैं? तो याद रखना विद्यार्थियों कि नर व मादा के सभी ने देखा होगा, नर होता है और मादा होता है। तो नर के अंदर क्या होता है? वर्षण होता है, और मादा के अंदर क्या होता है? अंडाशय होता है, ठीक है ना। नर व मादा के अंडाशय से जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स उस हार्मोन्स को प्रेरित करने का काम करते हैं। अब ध्यान देना कि यदि बात करते हैं कि नर के अंदर कौन सा हार्मोन्स होता है, वर्षण के अंदर कौन सा हार्मोन्स होता है, तो इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और मादा के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, और दूसरा आपका हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स इस गोनेडोट्रोपिक्स हार्मोन, लेकिन याद रखना विद्यार्थियों, इस गोनेडोट्रोपिक्स से भी दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन्स स्रावित होते हैं? दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं? एक होता है एफएसएच और एक होता है आपका एलएस। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इसको हम बोल सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसका कार्य क्या होता है। इसको हम बोल सकते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है ना। और इसको हम बोल सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स और हार्मोन्स के बाद इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि एफएसएच का मतलब होता है कि स्त्रियों के अंदर मादाओं में अंडाशय की पुट्टिकाओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? पुट्टिकाओं का निर्माण करने का काम किसका होता है? इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का कार्य होता है। दूसरा विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसका कार्य होता है कि जो आपके
मादाओं के अंदर जो ऋतुस्राव होता है, सॉरी, मादाओं के अंदर जो आपके कह सकते हैं हम कार्पस ल्यूटियस या अंडाशय से अंडो उत्सर्जक, वो काम इसका होता है, ठीक है ना। मादाओं के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के श्रावण, मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के श्रावण को प्रेरित करने का भी काम किसका होता है, इस FSH हार्मोन्स का ही होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, और इसमें तो हम कह सकते हैं कि नर पुरुष होता है, पुरुषों के शुक्र नलिकाओं और याद रखना विद्यार्थियों, वर्षण से शुक्राणुओं को प्रेरित करने का काम भी इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स का कार्य होता है। तो विद्यार्थी ध्यान देना कि तीसरा जो गोनेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, उस हार्मोन से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो मादा में अंडाशयों की पुट्टिकाओं का निर्माण करता है। मादाओं के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसका भी इसका जो श्रवण होता है उस श्रवण को प्रेरित करने का काम इसका होता है। और नर के अंदर जो शुक्र नलिकाएं तथा वर्षण से जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं उसको भी प्रेरित करने का काम किसका होता है, इन FSH हार्मोन्स का ही होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, दूसरा जो आपका है LS, तो इसके बारे में यदि बात करते हैं कि दूसरा जो आपका GTS का दूसरा जो रहेगा वो LS ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं ये मादाओं के अंदर, किसके अंदर, मादाओं में इसको ध्यान देना विद्यार्थियों, मादाओं में इसको ल्यूटिट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। मादाओं में इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटिट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस ल्यूटिनाइजिंग का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका क्या मुख्य कार्य भूमिका होती है, तो याद रखना मादाओं में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करना, ठीक है ना। दूसरा याद रखना कि जो आपका एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन प्लस अंडाशय आपस में मिल करके अंडाशय से अंडाणु को मुक्त करते हैं। अंडाणु को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कि जब मासिक धर्म ऋतुस्राव होता है उस दौरान इसकी एक मध्य अवधि होती है जिसमें जो अंडाशय से एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को हम अंडो उत्सर्जक भी कह सकते हैं, अंडो उत्सर्ग, ठीक है ना, जो ऋतुस्राव के दौरान ये प्रक्रिया होती है। और दूसरी बात याद रखना कि जो निषेचित अंडा होता है और निषेचित अंडे को गर्भाशय में स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का काम भी ये ल्यूटिनाइजिंग ही होता है। निषेचित अंडे को प्रेरित करने का काम, स्थापित करने के प्लेसेंटा में प्रेरित करने का काम भी इसका ही होता है। लेकिन पुरुष के अंदर यदि बात करें कि पुरुष के अंदर इसका कार्य क्या होता है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, वर्षणों का विकास, वर्षण होते हैं ना, वर्षणों का विकास जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, वर्षणों का विकास। और वर्षणों के विकास के साथ पुरुष के अंदर जो आपका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, उस हार्मोन्स को भी हार्मोन्स का जो श्रावण करने के लिए प्रेरित का कार्य भी किसका होता है, इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि पीयूष ग्रंथि होती है वो एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित करती है और उसमें से दो हार्मोन्स, पहला हार्मोन था आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जो
मादाओं के अंदर पुट्टिकाओं का निर्माण करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावन करता है, और पुरुषों के अंदर भी वो वर्षणों से शुक्राणु को प्रेरित करने का काम करता है। और ये जो ल्यूटिनाइज हार्मोन्स होते हैं ये मादाओं में कार्पस ल्यूटिस का निर्माण करते हैं, और एस्ट्रोजन और अंडाशय से अंडाणु को एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के अंडाशय से अंडाणु मुक्त करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन कहते हैं। और पुरुषों के अंदर ये वर्षणों का विकास भी इसी हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। साथ में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं उसके स्रावन को प्रेरण करने का काम भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ही होता है। अब विद्यार्थियों अगले हार्मोन्स की बात करते हैं कि कौन सा हार्मोन्स है जो इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रेरित होता है। तो आगे आपका जो आपका पांचवा हार्मोन्स आता है वो आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जिसको हम बोल सकते हैं PRL, प्रोलैक्टिन या PRL। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ये हार्मोन्स भी किस समय स्रावित होता है, ये भी आपके ल्यूटिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के दौरान ये स्रावित होता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, बस कार्य याद रखना है कि प्रोलैक्टिन का हार्मोन्स का कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होगा कि मादाओं में या स्त्रियों में, इसको हम कह सकते हैं स्त्रियों में से दुग्ध ग्रंथियों, स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियां होती है, दुग्ध ग्रंथियों से दूध स्रावण को प्रेरित करना, कि स्त्रियों के अंदर जो दुग्ध स्रावण होता है उसमें दुग्ध ग्रंथियों को ये प्रेरित करने का कार्य करती है। एक आपका आता है छठा हार्मोन्स आता है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है ना, सॉरी। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, अगला जो आपका रहेगा छठा रहेगा वो रहेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा रहेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन छठा जो रहेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों याद रखना कि ये चिकनी पेशियों में सक्रिय होता है, चिकनी पेशियों में सक्रिय होता है, ठीक है ना। अब चिकनी पेशियों में सक्रिय होता है तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो एक ध्यान देना कि जब स्त्रियों के अंदर जब प्रसव पीड़ा होती है, स्त्रियों में जब लेबर पेन होता है, ठीक है ना, लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा होती है, तब गर्भाशय की जो पेशियां होती है, गर्भाशय के अंदर जो पेशियां होती है उस पेशियों को संकुचित करने का काम करती है। कह सकते हैं कि गर्भाशय पेशियों को संकुचित करना, गर्भाशय पेशियों को संकुचित करना, ये ऑक्सीटोसिन का कार्य होता है कि गर्भाशय पेशियों को संकुचित करना। इसलिए हमेशा याद रखना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसको जन्म हार्मोन्स भी बोलते हैं, जन्म हार्मोन्स। याद रखना विद्यार्थियों, प्रसव पीड़ा लेबर पेन होता है उस दौरान एक ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का इंजेक्शन लगवाया जाता है, जिसके दौरान जो प्रसव पीड़ा होती है उन पेशियों को ये संकुचित करने का काम करती है, लूज करने का काम करते हैं। इस प्रकार ऐसे हार्मोन्स को जन्म हार्मोन्स भी कहते हैं। रही बात दूसरी कि जब शिशु उत्पन्न हो जाता है, शिशु उत्पन्न होने के बाद स्त्रियों के अंदर जो दुग्ध ग्रंथियां होती है उस दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करने का भी काम किसका होता है? इस ऑक्सीटोसिन का होता है। कि शिशु जन्म के बाद स्त्रियों में, जन्म के बाद स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों से दूध स्रावण को प्रेरित करने का काम भी किसका होता है? इसी ऑक्सीटोसिन का होता है। इसका नाम, इसको कह सकते हैं दुग्ध निष्कारण हार्मोन। इसका नाम क्या है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स, ठीक है ना। याद रखना ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये एक जन्म हार्मोन्स भी होता है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी होता है। अगला इसका एक और कार्य है, वो क्या कार्य है? वो हम कह सकते हैं कि जब शिशु
शिशु व माता, शिशु व माता के बीच में आपस में एक वात्सल्य या मानवीय प्रेम को बढ़ने का कार्य भी किसका होता है? यही करता है कि मतलब माता का शिशु के प्रति और शिशु का माता के प्रति एक जो वात्सल्य है, आपस में एक दूसरे को प्यार, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे का ममतेपन या फिर एक मोहब्बत होना, ये मतलब एक बच्चों का माता के प्रति प्रेम स्नेह, तो वो हार्मोन्स भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। उसको हम बोल सकते हैं आलिंगन हार्मोन्स, इसका नाम है आलिंगन, या इसको हम बोल सकते हैं प्रेम हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? प्रेम हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। और 3 टाइप्स के कौन कौन से? एक जन्म हार्मोन, दूसरा दुग्ध निष्कासन हार्मोन, और तीसरा हार्मोन्स होता है प्रेम हार्मोन्स। तो विद्यार्थियों आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपका था अंतस्रावी ग्रंथि, और अंतस्रावी ग्रंथि के अंदर आपने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि से होने वाले प्रेरित हार्मोन्स, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स हमने पढ़े। यदि बात करें कौन कौन से हार्मोन्स पढ़े, तो एक तो आपका हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन्स, जो इसमें सोमेटोटॉपिक्स हार्मोन्स। दूसरा हमने पढ़ा थायराइड स्टोमेटिक हार्मोन्स। तीसरा हमने पढ़ा आपका एडिनोकार्डिकोटॉपिक्स हार्मोन्स ACTH। और चौथा हमने पढ़ा गोनेटोपिक्स हार्मोन्स, जिसमें 2 हार्मोन्स पढ़े, एक फॉलिकल स्टोमेटिक हार्मोन, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और उसके बाद हमने पढ़ा PRL जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, और उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये मुख्य हार्मोन्स होते हैं जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं, या इससे पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही रहेगी। अगला जो एपिसोड होगा वही मानव तंत्र, उसके बारे में आगे हम नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि हमारे इस बायोलॉजी वाले SP सर यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें वीडियो को, और साथ साथ में शेयर करते जाइए, ताकि तमाम देश विदेश से जुड़ने वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और हमारे से जब भी आप वीडियो लेना चाहते हैं या कुछ मांग रखना चाहते हैं, तो हमारी हेल्पलाइन पर भी कॉल करके हमें बता सकते हो। और इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः SP सर द्वारा हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। जय हिंद, जय भारत।